हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, 9th क्लास के बच्चे जो सफल होकर के 10th में आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्यारे बच्चों, अब आपकी शुरुआत हो चुकी है 10th की। अब बोर्ड एग्जाम में आ गए हैं तो आपको सिंसियर होकर के पढ़ना पड़ेगा। और उसके पहले आपको सबसे पहले क्या जान लेना चाहिए? सिलेबस। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट या मतलब एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपका सिलेबस का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले 2 सेशनों में मैथ साइंस का बेहद विस्तार पूर्वक हमने सिलेबस का यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर हमने चर्चा किया था। आपने उसको नहीं देखा है तो पहले वहां देखिए, क्योंकि सिलेबस देखे रहेंगे फिर आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे तो बहुत ही बेहतर आपको वहां प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और आप अच्छा करोगे। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, फिर आपको क्या करना है, हम आपको इस सेशन में, इन मतलब वाईटी सेशन में या यूट्यूब सेशन में हम आपको मैथ साइंस का पूरा आपको कंटेंट शुरू से लेकर अंत तक आपको प्रोवाइड करेंगे। और जहां तक संभव हो सकेगा हम हर संभव आपकी कोशिश करेंगे। जो जो भी आपको दिक्कत आएगी हम हर चीज उसका सलूशन जरूर निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना। तो सिलेबस आप देखिए, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसे पिछले सेशन में जो आपका सेशन 2024-25 वाला है, वहां से बच्चों का यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ, एमपी बोर्ड का एग्जाम हुआ। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यहां तक कि मैथ साइंस में, यहां तक कि बच्चों ने मैथ में 99 100 तक का स्कोर किया। उन्होंने अपना फीडबैक दिया कि सर आपका जो भी सिलेबस आपने कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाया था बहुत कुछ वहां पर फंसा और हमें मतलब वहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। तो प्यारे बच्चों, बस आपको उसी तरह उन्हीं बच्चों का आपको मोटिवेशन कहें या उसी तरह से आपको जुट जाना है। बस हम आपके साथ शुरू से लेकर अंत तक साथ रहेंगे। बस आपको तैयारी करना है और हमारी भी आपसे आशा है कि आप 100 स्कोर करें तो हमारा भी नाम होगा और आपके माता पिता का भी नाम होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथ में 100 स्कोर कैसे करें और किन किन चीजों को फॉलो करें और कहां कहां पर हमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए। और क्या किसी भी यूनिट का जैसे पढ़ें चैप्टर को तो हमें उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करके पढ़ना चाहिए, चैप्टर के साथ साथ और क्या एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना चाहिए, उसको हम भी विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो देखेंगे कि 100 अर्थात अब यहां पर आपको पूरे के पूरे नंबर आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अर्थात उनमें क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं पहले उनको आपको जानना है। फिर उसके पहले जो उसके अंतर्गत आने वाली जो डिफिनीशन है उनको आपको देखना है, क्योंकि डिफिनीशन का अगर आपका फैक्ट पता चल गया तो आपको जब एक्सरसाइज या आप थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे या उसके पहले एग्जाम्पल करना, फिर एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या क्या चीजों को आपको फॉलो करना है, जैसे मान लीजिए जैसे हमने टॉपिक लिया है वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या जान लेना चाहिए कि संख्याएं क्या हैं। संख्याएं क्या है? संख्याएं का पूरा हमें कि वास्तविक संख्याएं, मिश्र संख्याएं, फिर इनके अंतर्गत जैसे परिमेय संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं, फिर परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कुछ संख्याएं आती हैं जैसे आपकी पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं। फिर प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत यानी कि सारा चीजें जो संख्याओं के अंतर्गत आता है पहले उसको हमें जान लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर इसमें से कोई परिभाषा आती है तो उसको जान लेना चाहिए। फिर हमें उदाहरण करना है, फिर हमें क्या करना है, अभ्यास कार्य करना है लास्ट में। अब फिर उसके बाद हमें यह देखना है PYQ में, अर्थात यहां पर जो पूछे गए आपके प्रश्न पत्र में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाना है उन चीजों को देख कर करके उस चैप्टर को अगर हम तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा हमें वहां पर चैप्टर का भी परफॉर्मेंस पता चलेगा कि क्या क्या हमारा मिस हो रहा है, क्या क्या चीजें और हमें पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे किसी भी चैप्टर को लेकर के तो आप वो चैप्टर को, आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होगा और उस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों,
आज का सेशन आपका जो सेकंड कहें या आपका फर्स्ट कहें, क्योंकि आपका जो आज से सिलेबस स्टार्ट होने वाला है मैथ का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आगाज करते हैं, अर्थात यहां पर बोलते हैं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। उनके कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग साल भर अच्छी मेहनत करेगा, अर्थात सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना ध्यान जो है अपनी मेहनत पर करेगा, तो वो बच्चा अवश्य ही सफल होगा और नंबर भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। तो इसी कोटेशन के साथ प्यारे बच्चों आज का चैप्टर हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। पहले वास्तविक संख्याओं में जानेंगे कि हमें यहाँ पर संख्याएं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पहले बच्चों हमें जान लेना चाहिए कि संख्याएं क्या हैं। संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। अब यहां पर संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली संख्या जो हमारी होती है वो वास्तविक संख्याएं और दूसरी है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जो आपके सिलेबस में रखा गया है वो आपका रखा गया है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं दोनों को शामिल किया जाता है। वो हमारी कैसी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फिर दूसरा है आपका सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आपका जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो 11th में मिलेगा। इसमें से अगर हम यहां पर देखें, इसमें से वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर देखें तो वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंतर्गत अगर हम यहां पर जानने का प्रयास करें कि इसमें हमने क्या बताया कि इसमें परिमेय अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होंगी। तो जैसे हम इसको परिभाषित करें या उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें तो जैसे यहां पर देखेंगे तो ये आपका -1, 0, 2, 5, 3.5 और पाई या अन्य संख्याएं भी आपकी आ सकती हैं। ये सारी आपकी जो संख्याएं दी गई हैं ये आपकी वास्तविक संख्याएं आएंगी। अब वास्तविक संख्याओं में हमने क्या बताया कि इसमें कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी और कुछ क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो देखिए अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो ये सब सारी क्या हैं? परिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये दो रूप में परिभाषित हो गया कि ये वाली जो संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। और ये आपकी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। इसमें और आप जोड़ सकते हैं जैसे √3, √2, √5 इत्यादि। ये आपकी कैसी संख्याएं थी? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में ही कौन सी संख्याएं आती हैं? परिमेय अपरिमेय संख्याओं का शामिल रूप ही हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। तो इसमें कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कुछ क्या है? अपरिमेय संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं की बात करें तो सम्मिश्र संख्याओं में जैसे आप 11th में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया -√5, -√4, ये आपका क्या है? सम्मिश्र संख्या। अब माइनस हटाने के लिए इसमें एक क्या है? इमेजिनरी का प्रयोग करना पड़ेगा जिसको हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा का जो मान होता है I² का मान क्या होता है वहां पर, सॉरी I का मान जो होता है -√1 होता है और I² में देखेंगे तो -1 होता है। तो ये चीजें आपको 11th में पढ़ना है। जो 10th में है आपका वास्तविक संख्या है, तो हम इनको क्या किए हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय संख्याएं जब दोनों मिल जाएंगी तो हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब इनमें देखेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो परिमेय
अपरिमेय संख्याएं उसे कहते हैं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं जिसे यह P अपान Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर समझना चाहें तो देखिए, यहां पर अगर देखें तो ये आपका क्या हो गया? 0। इधर अगर देखेंगे संख्या रेखा के रूप में तो क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, और यहां देखें तो आपका +1, 2, 3, 4। तो ये आपकी सारी संख्याएं जो होंगी वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भी आपकी संख्याएं आ जाती हैं। इनमें अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर पूर्णांक संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्याएं। तो यहां पर ऋणात्मक संख्याओं में अगर इसको सभी को शामिल अगर करें तो यहां पर आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसी में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को क्या कर दें? हटा दें, तो अगर ऋणात्मक संख्या को हटा दें तो बची हुई संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर बोलते हैं। और इसी में अगर हम 0 को मिस कर दें तो बाकी हमारी जो संख्याएं इसमें आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? वास्तविक संख्याओं को हमने समझा। फिर वास्तविक संख्याएं क्या है? परिमेय अपरिमेय दोनों रूप में होती हैं। परिमेय किन्हें कहते हैं? जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अब P अपान Q का मतलब ये होता है कि सारी इसमें पूर्णांक संख्याएं आ जाती हैं, तो जिसे P अपान Q इसमें सब में 1/, लिख सकते हैं, तो P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं का अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारा जैसे यहाँ पर देखें √3, √2, √5, ये क्या है? सारी अपरिमेय संख्याएं। क्यों है? क्योंकि इनको P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब इनके मान की बात करें, जैसे यहां पर हम देखें √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। अब यहां पर अगर आगे हम इसका विस्तार करें तो ये संख्या रिपीट नहीं हो रही थी। इसके अंतर्गत अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ संख्याएं जब हम उनको क्या करते, दशमलव प्रसार करते हैं, तो कुछ क्या होती? आवर्ती संख्याएं होती हैं, कुछ अनावर्ती संख्याएं होती हैं। तो ये संख्याएं जो हमारी रखी जाती हैं वो क्या किस में रखी जाती हैं? अपरिमेय संख्याओं के रूप में। और परिमेय संख्या को हमने जाना कि जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अब इनमें से कुछ संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, कुछ पूर्ण संख्याएं होती हैं, कुछ प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में हमारी 0 से स्टार्ट होकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक संख्याओं में सारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं आप 0 से इधर आपकी ऋणात्मक संख्याएं हट जाएंगी तो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। तो इस चीज को आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें से जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। अब इसमें अगर जानेंगे तो यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं।
तो सम संख्याएं आप जानते हो कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं वे होती हैं ऐसी संख्या जो एक स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए वो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर उसमें से अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी। तो अगर यहां पर हम देखें, हमने किसको डिफाइन किया है यहां, प्राकृतिक संख्याओं में। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को एग्जाम्पल में समझें तो आपका प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाएंगी, प्लस इनफाइनाइट तक। तो इन्हीं में से कुछ संख्याएं आपकी सम संख्याएं मिलेंगी, विषम संख्याएं मिलेंगी, भाज्य संख्याएं मिलेंगी और अभाज्य संख्याएं। तो 2 से जो पूरी तरह कट जाएं वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 आपकी सम संख्या होगी, 4 होगी और आपका 6, क्योंकि ये क्या होंगी 2 से पूरी तरह विभाजित होंगी। और बाकी बची संख्या जो हमारी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1 और 3 और 5 ये हमारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी। अगर हम बात करें तो इसमें से अगर इंग्लिश में देखें तो ये आपका इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर। और अब आते हैं भाज्य संख्याओं में। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं। तो इसमें से अगर हम देखें तो भाज्य संख्याओं में तो हम यहां पर प्राकृतिक संख्याओं को जाना कि जो इसमें से हमने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं। और जो 2 से पूरी तरह ना कटें उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से कट जाएं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी। तो इन्हीं में अगर हम देखें तो भाज्य संख्याओं में अगर हम यहां पर देखें तो सम संख्या में अगर देखें यहां पर तो सम संख्याएं आपकी 2 4 6 डैश करके आगे संख्याएं, क्योंकि ये आपकी प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगी। विषम संख्या में अगर देखें तो यहां पर सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है 1, फिर आपका 3, फिर 5 7, ये आपकी कितने हो जाएंगी, विषम संख्या प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक, फिर आपका आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो क्या होगा, 1 से कटे, स्वयं से कटे, अन्य किसी संख्या से कटे। तो ये आपकी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो आपकी क्या होती, 4 6, फिर आपका कितना होगा 8, ये आपकी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। अब यहां पर अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। अगर इसको हम देखें तो 2 ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। और उसको हम परिभाषा पे भी बताए थे कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना विभाजित हो वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो 2 होगी, फिर 3, फिर 5, ये आपकी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या। यहीं पर आप अगर लिखना चाहें कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती है, नोट करके अगर लिखना चाहें तो सबसे छोटी जो आपकी सम संख्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या वो क्या होती, आपकी 2 होती है। और विषम संख्या की बात करें, सबसे छोटी विषम संख्या वो आपकी क्या होती है, 1 होती है। भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या की सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 4 होती है। अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है, 2। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, छोटी क्लासों में भी पूछा जाता है। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा
कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। तो ये आप नोट डाउन करके लिखिएगा। और बाकी जो चीजें हैं पहले आप संख्याओं को इनको जानना है बहुत विधिवत तरीके से। आप इनको एग्जाम्पल में देखे रहेंगे क्योंकि डिफिनीशन तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा, बस आपको यहाँ से थोड़ी सी जानकारी आपको ले लेना है क्योंकि आगे आपका जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड काफी चीज देखने को मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, हमने संख्याओं में 2 चीजें जाने कि वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या को हमने जाना कि ऐसी संख्याएं जो परमेय अपरमेय दोनों रूप में व्यक्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इनमें से जैसे हमने लिखा तो कुछ क्या है परमेय संख्या है, कुछ क्या है अपरमेय संख्या है। अब हमने बताया कि परमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती जिन्हें p अपान q के रूप में व्यक्त करते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, परमेय संख्या। जैसे यहां पर हमने बताया कि यहां पर कुछ हमारी जितने भी संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं, इसमें अगर हम दशमलव रूप में व्यक्त करना चाहें तो वो भी हमारी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं भी होती हैं। तो यहां पर जो हमने बताया कि ये आपकी पूर्णांक के रूप में, कुछ संख्याएं आपकी पूर्णांक में है, सारी ये आपकी क्या है पूर्णांक संख्या, इन्हीं में पूर्ण संख्याएं भी हैं, इसी में क्या है प्राकृतिक संख्याएं, सारी संख्याएं हमारी क्या है परिमेय संख्या। फिर हमने जाना ये पूर्णांक के बारे में हमने बता दिया, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्याएं आपके 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्याओं में हमने बताया सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसको आपने जान ही लिया है। फिर ये आप ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बाकी की जो चर्चा है जो आपके सिलेबस के बारे में अगली क्लास में करेंगे। जो भी आपको डाउट होता कमेंट बॉक्स में आप डाउट भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़िए, आप अपने फ्रेंडों को जोड़िए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। अब पूरे कंटेंट को हम सही समय पर कंप्लीट करेंगे, हमारा पूर्ण वादा है। बस हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक्स।